चलिए सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर लुईस स्ट्रक्चर्स पूरी कहानी क्यों नहीं बता पाते? इनमें ऐसी क्या कमी है? इसको समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कार्बोनेट आयन यानी CO3 2-। अगर हम इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या दिखेगा? एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड्स। सिंपल। पर एक्सपेरिमेंट्स कुछ और ही कहते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि तीनों CO बॉन्ड्स बिल्कुल एक जैसे हैं। ना तो कोई प्योर सिंगल बॉन्ड है, ना ही कोई प्योर डबल बॉन्ड। तो सोचिए, एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर इस सच्चाई को कैसे दिखा सकता है? वो तो फेल हो गया ना। और जब एक स्ट्रक्चर फेल हो जाता है तभी एक नया और एक एलिगेंट सा कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। और यहाँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस है क्या चीज? देखिए, सिंपल भाषा में जब किसी मॉलिक्यूल या आयन को एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तब उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर उसके कई अलग अलग पॉसिबल स्ट्रक्चर्स का एक एवरेज या हाइब्रिड माना जाता है। और इन्हीं पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। अब यहाँ पर एक नीट अलर्ट, ये बहुत ज़रूरी है। रेजोनेंस के बारे में कुछ कॉमन गलतफहमियां होती हैं जिनसे बचना ही बचना है। पहली बात, याद रखिए, ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं ना, ये सिर्फ इमेजिनरी हैं, कागज़ पर हैं, उनका असल में कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात, मॉलिक्यूल इन फॉर्म्स के बीच बदलता नहीं रहता, ऑसिलेट नहीं करता। और तीसरी चीज़, ये कोई इक्विलिब्रियम भी नहीं है। असली मॉलिक्यूल तो बस एक है, एक सिंगल स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दैट्स इट। ठीक है, तो रेजोनेंस में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स एक से ज़्यादा एटम्स पर सॉर्ट ऑफ फैले हुए हैं। लेकिन अब एक नया सवाल, तब क्या होता है जब दो एटम्स के बीच जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ही शेयरिंग बराबर ना हो? तो चलिए अब अपने अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट। ये कॉन्सेप्ट तभी आता है जब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को कह सकते हैं कि फेयर तरीके से शेयर नहीं करते। डाइपोल मोमेंट, जिसे हम ग्रीक लेटर म्यू से दिखाते हैं, ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल की नेट पोलैरिटी को नापने का तरीका है। इसका फॉर्मूला है चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन डिस्टेंस R। पर यहाँ सबसे जरूरी बात जिसे आपको हमेशा याद रखना है वो ये है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसकी सिर्फ वैल्यू नहीं होती, इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। और यही बात आगे सब कुछ क्लियर कर देगी। अभी क्लासिक एग्जाम्पल, नीट का फेवरेट सवाल, अमोनिया यानी NH3 वर्सेस नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड यानी NF3। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि फ्लोरीन हाइड्रोजन से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि NF3 का डाइपोल मोमेंट NH3 से ज्यादा होना चाहिए, है ना? लेकिन सरप्राइज, असल में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से काफी ज्यादा है। पर ऐसा क्यों? इस पजल का जवाब वेक्टर्स में छुपा है। अमोनिया में देखिए, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसका डाइपोल मोमेंट और जो NH बॉन्ड्स के डाइपोल्स हैं सब के सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। तो नेचुरली ये सारे वेक्टर्स जुड़ जाते हैं और एक बड़ा रिजल्ट देते हैं। लेकिन NF3 में कहानी अलग है। यहां लोन पेयर का डाइपोल ऊपर की तरफ है, जबकि तीनों पावरफुल NF बॉन्ड डाइपोल्स नीचे की तरफ हैं। इस वजह से ये वेक्टर्स एक दूसरे को काफी हद तक कैंसिल कर देते हैं और जो नेट डाइपोल मोमेंट बचता है वो बहुत ही कम होता है। चलिए, तो हमने बॉन्ड पोलैरिटी और उसके असर को तो समझ लिया, लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है। आखिर मॉलिक्यूल्स 3D स्पेस में एक पर्टिकुलर शेप लेते ही क्यों हैं? हम उनकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं? और इस सवाल का जवाब है VSEPR थ्योरी, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये मॉलिक्यूल्स के शेप को प्रिडिक्ट करने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल टूल है। VSEPR का गोल्डन रूल बहुत ही आसान है। रूल ये है कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, फिर चाहे वो बॉन्डिंग पेयर्स हों या लोन पेयर्स, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। इस रिपल्शन को कम से कम करने के लिए ये पेयर्स स्पेस में एक दूसरे से जितना हो सके उतनी दूरी पर अरेंज हो जाते हैं। सिंपल। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये रिपल्शन हर जगह बराबर नहीं होता। इसका एक खास ऑर्डर है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है दो लोन पेयर्स के बीच, उससे कम होता है एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के बीच, और सबसे कम रिपल्शन होता है दो बॉन्ड पेयर्स के बीच। ऐसा इसलिए क्योंकि लोन पेयर सिर्फ एक न्यूक्लियस से बंधे होते हैं, इसलिए वो ज्यादा फैले हुए होते हैं, ज्यादा जगह घेरते हैं और इसीलिए ज्यादा रिपेल करते हैं। तो चलिए अब इस थ्योरी को एक्शन में देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये पावरफुल लोन पेयर्स मॉलिक्यूल्स के आइडियल शेप्स को बिगाड़ देते हैं, यानी डिस्टॉर्ट कर देते हैं।
पहला केस स्टडी हमारा जाना पहचाना अमोनिया NH3। इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स हाइड्रोजन के साथ और 1 लोन पेयर। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए आइडियल ज्योमेट्री होती है टेट्राहीड्रल, जिसका एंगल होता है 109.5 डिग्रीज। लेकिन यहां वो एक लोन पेयर है ना, वो सबसे ज्यादा रिपेल करेगा। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स को नीचे की तरफ धक्का देता है, जिससे HNH बॉन्ड एंगल छोटा होकर 107 डिग्रीज हो जाता है और शेप बन जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। अब देखते हैं पानी यानी H2O। यहाँ ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन इस बार 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं। आइडियल ज्योमेट्री तो यहाँ भी टेट्राहीड्रल होनी चाहिए थी, पर अब सोचिए, यहाँ तो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला रिपल्शन काम करेगा, लोन पेयर रिपल्शन। इस डबल रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल और भी ज्यादा दब जाता है 104.5 डिग्रीज तक, और मॉलिक्यूल का शेप बन जाता है बेंट या वी शेप। तो VSEPR थ्योरी शेप्स प्रिडिक्ट करने में कमाल की है, नो डाउट, लेकिन ये भी पूरी कहानी नहीं बताती। इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, यानी कि लिमिटेशंस हैं। VSEPR थ्योरी की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? वो हमें व्हाट तो बताती है, यानी मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, लेकिन वो हाउ नहीं बताती, यानी ये केमिकल बॉन्ड्स आखिर बनते कैसे हैं। वो बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करती। और इन्हीं लिमिटेशंस को दूर करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड 2 और इंपॉर्टेंट थ्योरीज आती हैं, जैसा कि आपकी NCERT में साफ लिखा है, वैलेंस बॉन्ड यानी VB थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी MO थ्योरी। ये थ्योरीज हमें बॉन्ड फॉर्मेशन की असली गहराई में ले जाती हैं। तो हम इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के साथ खत्म करते हैं। VSEPR ने हमें शेप तो दे दिया, पर इन शेप्स को बनाने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कैसे होते हैं, वो कैसे ओवरलैप करते हैं, इस कैसे का जवाब हमें वैलेंस बॉन्ड थियरी और हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स में मिलेगा, और इसे हम अगले एक्सप्लेनर में जरूर कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।